प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फिर इन्होंने अगला पॉइंट जो डिस्कस किया है वो दिखाया कि फ्लावर में क्या क्या यूज हो सकते हैं और उसकी एक लिस्ट बना दी थी। तो हमें पता चला था कि फ्लावर के बहुत सारे यूज हैं, लेकिन जो ये यूज लिखते हैं क्या फ्लावर इसी काम के लिए दुनिया में आया है? इस काम के लिए ये नहीं आया। फिर एक छोटा सा टर्म बनता है एंड दैट इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। कौन सा बेटा? याद है आपको? फ्लोरिकल्चर की डेफिनेशन पढ़ी हमने। इट इज अ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बाकी सारे पर्पस के लिए। फिर मैंने बोला था प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन की एक लिस्ट बनाई थी हम लोगों ने, और लिस्ट में क्या पढ़ा था याद है? पढ़ा था कि कैसे स्पोरोफाइट से बनती है स्पोरोफिल, स्पोरोफिल से स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से स्पोरोजिनस, और फिर और उनमें मियोसिस, और फिर स्पोर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एंड्रोसियम के बारे में, याद है? एंड्रोसियम के बारे में याद है? एंड्रोसियम इज मेड अप ऑफ स्टेमन। कितने पार्ट थे? दो, एक फिलामेंट और एक फिलामेंट के कितने एंड? दो, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। एंथर में कितने लोब? दो। कंडीशन बाई लोब और थिकस दो, डाइथिकस चार कट थे। लेयर याद है? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, सब याद है? ये वाला पोर्शन कनेक्टिव है, ये दोनों थीका है और ये दोनों क्या है? लोब, बाई लोब। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन के बारे में सारी बातें पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा था इसकी लेयर कैसी है, और फिर हमारे पास आया था पॉलन से रिलेटेड बातें, कैसे पॉलन डेवलप होता है, बाहर वाला एक्साइन, अंदर वाला इंटाइन। ठीक है? स्पोरोपोलिन याद है? आप बताओ। इसके बाद हम लोगों ने पॉलन टैबलेट एंड पॉलन सिरप्स के बारे में पढ़ा था कि पॉलन के अपने कुछ अप्लाइड बायोलॉजी है। हमने पढ़ा था कि अप्लाइड बायोलॉजी में हम लोगों ने देखा था कि ये लोग एलर्जी भी करते हैं, याद है? और एलर्जी में अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। फिर इनके यूजफुल भी काम है, याद है? जैसे पॉलन सिरप एंड पॉलन टैबलेट, पॉलन सिरप और पॉलन टैबलेट। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि इनमें वायबिलिटी भी होती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था गायनीसियम, एंड्रोसियम की गायनीसियम, गायनीसियम इज मेड अप ऑफ कार्पेल। तीन पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी की कैविटी याद है? ओवेरियन कैविटी। फिर याद है आपको ओवेरियन कैविटी में ओव्यूल था? ये सीधा है कि उल्टा? उल्टा, ये सीधा नहीं है। डायग्राम देखो, जब कभी भी फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चलेजा एक सीध में होते हैं तब होता है सीधा। ये सीधा कि उल्टा? सीधा। तो वो ऑर्थोटॉपस की एनाट्रोपस? आउटर इंटेग्यूमेंट है, इनर इंटेग्यूमेंट है, न्यूक्लियस है, सैक का नाम एम्ब्रियोस। फिर कल मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था एम्ब्रियो सैक 7 सेल और 8 न्यूक्लियोटाइड स्टिक्स कैसे बनाता है, और फिर कल ही मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिनेशन। क्या पढ़ाया था? पॉलिनेशन। तो आप देखते जाओ क्या क्या पढ़ लिया। पॉलिनेशन याद है? इट्स अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू, इट इज नोन एज पॉलिनेशन। इट इज नोन एज पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन कितने प्रकार का था? तीन। दो की तीन? तीन है। एक कौन? ऑटोगैमी, इट वॉज ऑटोगैमी, गीटनोगैमी, जीनोगैमी। याद है ना? चलो खड़े हो, खड़ा करो इन्हें। क्लास छोड़ने वालों को हम बहुत उठाते हैं। चलो, ऑटोगैमी, गीटनोगैमी और जीनोगैमी। अगर क्लास मिस की थी तो पढ़ के आना चाहिए। अभी तो सर्दियां चालू होंगी, सर्दियों के बाद जो है शाम वाली क्लास और मुश्किल में आएगी। सर अभी कैसे आएंगे हम लोग? आई कैन मैनेज। बैठो। तीन प्रकार का पॉलिनेशन था। एक कौन? ऑटोगैमी, गीटनोगैमी, जीनोगैमी। अच्छा भाई, ऑटोगैमी, गीटनोगैमी और जीनोगैमी में हम लोगों ने देखा था सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस वाला, देखा था? दो थे सेल्फ पॉलिनेशन, बोलो कौन? ऑटोगैमी
पक्का? तो तीनों में डिफरेंस कोई बता पाएगा? सारे लोग? चलो भाई, ऑटोगैमी, गीटनोगैमी और जीनोगैमी में डिफरेंस। सेम फ्लावर, सेम प्लांट। डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट। ठीक। डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर, फंक्शनली एंड जेनेटिकली सेल्फ। बोलो कौन? ऑटोगैमी। पक्का? फंक्शनली एंड जेनेटिकली क्रॉस। हाँ? फंक्शनली क्रॉस, जेनेटिकली सेल्फ। बोलो। हाँ? पक्का? फिर हम लोगों ने ऑटोगैमी की कंडीशंस पढ़ी थी। आप खड़े हो, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ सचिन बेटा, ऑटोगैमी के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी है? शाबाश। फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। एंथर और स्टिग्मा को दूर दूर की पास 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 पास। ठीक। पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मस्ट बी साथ साथ होना चाहिए। और एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें 100% ऑटोगैमी थी। कोई ऐसी कंडीशन याद है? दिस वॉज अ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ओपन फ्लावर की क्लोज फ्लावर? क्या आपको याद है कि कुछ प्लांट थे जिसमें कैस्मोगैमस भी है और क्लिस्टोगैमस? याद है? बोलो। एक होगा कौन? वायोला। एक कौन? ऑक्सैलिस। और एक कौन? बातें मत करना। वायोला। शाबाश सचिन, शाबाश। वायोला, ऑक्सैलिस, फैमिली। पक्का? फिर हम लोगों ने कल पढ़ा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलन इज मोटाइल कि नॉन मोटाइल? सही जवाब दो। पॉलन मोटाइल कि नॉन मोटाइल? तो क्या वो फिक्स है कि बेटा उड़ सकता है? नहीं, अपने आप से नहीं। तो फ्री टू मूव है, तो उसको ले जाने वाले एजेंट होंगे। कितने प्रकार के? दो। एक कौन? बायोटिक। एक ए बायोटिक में कौन? वाटर एंड विंड एंड वाटर है। बायोटिक में एनिमल थे। अच्छा बताओ, विंड वाला एनिमोफिली याद है? और वाटर वाला हाइड्रोफिली याद है? और जूफिली। चलो यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि कल तुम काफी थके से नजर आ रहे थे, तो हम लोग टॉपिक को यहीं से शुरू करते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये टॉपिक था जो हम लोगों ने कल पढ़ा है कि पॉलिनेशन करने के लिए कुछ एजेंट्स की जरूरत है। और कुछ लोगों की आज पहली क्लास होगी। कितने लोगों की है? हाँ, तो घबराइएगा मत। अभी तक जो आपके सामने मैं पूछ रहा था वो सब लोग पढ़ चुके, इसलिए जवाब दे रहे हैं। जब आप पढ़ लेंगे तो आप भी जवाब देंगे। तो आज के बाद से आपको यहां से जवाब देना जरूरी है। बस बातें कम करो, यहां से आप जवाब देना चालू करिए। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हम बताना ये चाहते हैं कि स्टेमेन में पॉलन ग्रेन बना है एंथर में। ये है एंथर, और इसको स्टिग्मा तक पहुंचना है। और इसको एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उन्हीं तरीकों की चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। यानी इन पॉलन ग्रेन को हवा उड़ा के ले जा सकती है, पानी ले जा सकता है, मधुमक्खियाँ ले जा सकती हैं, बैट ले जा सकते हैं, कोई भी यहाँ से वहाँ तक उड़ा के लेके जा सकता है। ठीक है? तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने बोला एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो कुल मिलाकर के दो तरीके के एजेंट हैं। एक का नाम है एबायोटिक। बायोटिक, एबायोटिक, एबायोटिक, शाबाश। और दूसरे तरीके के कौन से हैं? बायोटिक। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में दो प्रकार के एजेंट, एक कौन? एबायोटिक, और दूसरा कौन? बायोटिक। नॉन लिविंग, लिविंग, नॉन लिविंग एबायोटिक है? ले दे दो बेटा, जल्दी दो। नॉन लिविंग एबायोटिक, लिविंग। अब नॉन लिविंग चीजें क्या क्या हो सकती हैं? एक कौन होगा? विंड, विंड होगा। और एक कौन होगा? वाटर। क्या पानी इसे ले जा सकता है? किसे? हवा को। पॉलन ग्रेन को पानी ले जा सकता है? और बताओ, हवा भी ले जा सकती है? बताओ, ये बायोटिक हुआ कि एबायोटिक? विंड वाला पॉलिनेशन इज
एनीमोफिली। फिर से बोलो, थैंक यू वेरी मच। एनीमोफिली। वाटर वाला याद है, इट इज हाइड्रोफिली। अगर पॉलिनेशन पानी से हो तो बोलो क्या, हाइड्रोफिली। और अगर बेटा एनिमल ये काम करें, बोलो इट इज जूफिली। इट इज जूफिली। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दो प्रकार के, एक एबायोटिक, दूसरा बायोटिक। एबायोटिक दो प्रकार के, एक कौन, विंड, और दूसरा कौन, वाटर। विंड वाला एनिमोफिली, वाटर वाला हाइड्रोफिली, और बायोटिक में कौन है बेटा, जूफिली। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हवा, कैसे पानी, कैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं। तो आज का टॉपिक है, इट इज एबायोटिक पॉलिनेशन, और उसमें भी विंड पॉलिनेशन। Wind pollination, that is also known as anemophily. It is the transfer of pollen grain from anther to stigma through via air. Wind के द्वारा ये काम होने लगे, then it is known as anemophily. Okay. हाँ भाई, इसे बोलेंगे हम लोग anemophily। अब ध्यान से सुनेंगे। बोलते हैं विंड जब कभी भी पॉलन ग्रेन को उड़ाकर ले जाएगी तो इसके स्टिग्मा पर पहुंचने के चांसेस बहुत श्योर नहीं है। हवा में उड़ने वाला पॉलन ग्रेन जब भी बेटा स्टिग्मा तक जा रहा होगा तो यहां पहुंचना श्योर है कि बेटा लेस श्योर है, पक्का? तो बताओ पॉलन के लॉस होने के चांसेस कम की ज्यादा? तो पॉलन लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा है, और अगर पॉलन लॉस के चांसेस ज्यादा है तो इन लॉस को करना पड़ेगा कॉम्पेंसेट। लॉस को क्या करना पड़ेगा? कॉम्पेंसेट। यानी लॉस को बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? कम करना। तो लॉस को कॉम्पेंसेट करना है, और जैसे ही हम लोग लॉस को कॉम्पेंसेट करेंगे तो बताइए हम पॉलन का नंबर घटा देंगे कि बढ़ा देंगे? सो नंबर ऑफ पॉलन इट मस्ट बी हाई। पॉलन का नंबर हमेशा हाई होना चाहिए। पहला पॉइंट है कि एनीमोफिली में जो पॉलन का नंबर है उसका नंबर कम होना चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि पॉलन जब चल रहा होगा तो उसके पहुंचने के चांसेस ज्यादा कि कम? और अगर पहुंचने के चांसेस कम तो लॉसेस, अगर लॉसेस ज्यादा हैं तो बताओ इसे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो मान लो 10 ही लोग चले और 9 लोग मर जाएं तो पहुंचने के चांसेस कितना है? 1 का। और अगर हमें इनके पहुंचने के चांसेस बढ़ाने हैं तो हम लोग 10 भेजें कि 1000? तो कम से कम 10 पहुंचेंगे। तो इस तरीके से हम चांसेस बढ़ाते हैं और इनके नंबर को बड़ा कर दें, नंबर को ज्यादा कर दें। पहला पॉइंट, विंड पॉलिनेशन में पॉलन का नंबर हमेशा ज्यादा होगा, हमेशा ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, जो पॉलन होना चाहिए, ये पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा पॉइंट, जो पॉलन होना चाहिए इट मस्ट बी लाइट, मस्ट बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। सो पॉलन मस्ट बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। अब इसे सोच के देखो, अगर पॉलन हैवी है, भारी है, तो बताओ उड़ पाएगा कि नहीं? नहीं उड़ पाएगा। और अगर पॉलन हल्का है तो उड़ जाएगा। तो बताओ अगर हवा में उड़ाना है तो पॉलन को लाइट होना चाहिए कि हैवी? लाइट। और स्टिकी की नॉन स्टिकी? मान लो स्टिग्मा तक इसे पहुंचना है और बीच में एक छोटा सा पेड़ आ गया और पॉलन वहीं पर चिपक गया क्योंकि पॉलन स्टिकी था, बताओ यहां पहुंच पाएगा कि नहीं? इसका मतलब पॉलन मस्ट बी हैवी और लाइट। लाइट। स्टिकी और नॉन स्टिकी? तो दो चीजें बताओ, पॉलन मस्ट बी, नंबर मस्ट बी हाई, नंबर मस्ट बी हाई। दूसरा, पॉलन मस्ट बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। अच्छा बताओ पॉलन फ्लावर में किस पार्ट से निकलते हैं? एंड्रूसियम की गायनीसियम?
हाँ? और एंड्रूसियम किसके बने हैं? स्टैमेन। ये भी भूल गए, किसके बने हैं? तो जिन लोगों की पहली क्लास है वो डरे नहीं, बाकी जिन लोगों ने पढ़ रखा वो जवाब दे। बताओ, पॉलन जो बनते हैं वो बनते हैं एंड्रूसियम में। किसमें? और एंड्रूसियम जो होता है, एंड्रूसियम जो होते हैं वो किसके बने? स्टैमेन। हाँ? तो ये जो स्टैमेन है, दिस स्टैमेन, ध्यान सुने, इस स्टैमेन को क्लोज होना चाहिए कि एक्सपोज? अगर ये बंद हुआ, ध्यान से देखो, अगर ये बंद हुआ तो पॉलन बाहर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? हाँ? तो भैया फ्लावर मस्ट बी एक्सपोज। तो तीसरा पॉइंट होना चाहिए, फ्लावर को एक्सपोज्ड होना चाहिए। फ्लावर को एक्सपोज्ड होना चाहिए। अगर फ्लावर एक्सपोज्ड है तभी बेटा एक्सपोज फ्लावर से पॉलन ग्रेन बाहर आ पाएंगे। अगर एक्सपोज फ्लावर नहीं है तो पॉलन ग्रेन बाहर नहीं आ पाए। तो भाई तीन बातें मुझे बताओ और बाकी रट्टा मत मारो, सोच के जवाब दो। बताओ, पॉलन किससे चल रहा है? हवा से। तो उसके पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत कम है। तो लॉस होने के चांसेस, लॉस को कंपनसेट करना पड़ेगा। लॉस को कंपनसेट करने के कैसे? नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन घटाएंगे कि बढ़ाएंगे? तो पहला रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन मस्ट बी हाई। यहां से कुछ सीख के ही जाना। और जो लोग अपनी मुट्ठियों में लेकर के जाते हैं चीजें, वो हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि डिस्कस करते वक्त तुम्हें मालूम होते हैं कितने पॉइंट डिस्कस करने। पहला पॉइंट, पॉलन मस्ट बी, नंबर मस्ट बी हाई। दूसरा पॉइंट, ये लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। तीसरा, फ्लावर कैसा होना चाहिए? एक्सपोज। फिर से एक्सपोज हो गया। अब सुनो, एक फ्लावर से, एक एंड्रूसियम से पॉलन ग्रेन निकला, ये एक्सपोज भी था, नंबर भी बहुत ज्यादा थे इस पॉलन ग्रेन के, खूब सारे नंबर भी थे, ये नॉन स्टिकी भी था। ध्यान सुनना, ये नॉन स्टिकी भी था और लाइट भी था। लाइट मतलब हल्का, हल्का। अब ये जो पॉलन ग्रेन यहां से चला, ये जो पॉलन ग्रेन यहां से चला है, इसको दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचना है। अपने फ्लावर की स्टिग्मा पे तो आसानी से पहुंच जाएगा, वहीं से निकला था वहीं पहुंच जाएगा। लेकिन मान लो इसे दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचना है। ये रही वो दूसरा फ्लावर और ये रही वो स्टिग्मा। अब बताओ, जो चीज हवा में आ रही है उसका पर्टिकुलर प्लेस में पहुंच जाने के चांसेस कब होंगे? जब वो बहुत छोटा हो कि बहुत बड़ा? बहुत छोटा। अरे आइटम, बास्केटबॉल देखी है, उसमें तुम्हें बास्केट करनी है, बास्केट बने बॉल फेंकनी है बास्केटबॉल में। तो अगर बास्केटबॉल का साइज बहुत बड़ा हो तो बताओ बॉल के पहुंचने के चांसेस बहुत कम। और अगर बहुत छोटा हो तो बहुत कम। तो बताओ, फ्लावर में पॉलन ग्रेन आना है, हवा उड़ के आई, यहां पर पॉलन ग्रेन गिर गया, बताओ पॉलिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? यहां निकल गया, पॉलिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? मान लो ये फ्लावर बड़ा होता तो पॉलिनेशन के चांसेस घटते कि बढ़ जाते हैं? तो चौथा पॉइंट यही लिखेंगे कि फ्लावर मस्ट बी लार्ज। फ्लावर को लार्ज होना चाहिए, जहां पर पहुंचना है उस फ्लावर को लार्ज होना चाहिए। पांचवा, ये भाई साहब तो नॉन स्टिकी हैं, और अगर स्टिग्मा भी नॉन स्टिकी हो गई तो ये पहुंचेंगे भी और सरक जाएंगे। समझ गए? तो बताओ, दोनों नॉन स्टिकी हैं तो चपकेंगे कि नहीं? नहीं। तो चपकाने के लिए एक को कैसा होना चाहिए? स्टिकी। तो पॉइंट नंबर 5, पहला पॉइंट, जो स्टिग्मा और स्टाइल है, दे मस्ट बी फैदरी। फैदरी मतलब ऐसे बाल खूब निकले होने चाहिए, फैदरी होना चाहिए। और फैदरी के साथ साथ स्टिकी की नॉन स्टिकी?
तो स्टिग्मा मस्ट बी लॉन्ग, feathery and sticky. So how many of you know about the भुट्टा? भुट्टा भुट्टा बाकी कह रहे हैं हम तो कंफ्यूज हैं, भुट्टा क्या होता है? भुट्टा देखा है? हाँ लिख दें, पता नहीं क्या पता है सर क्या पूछ रहे हैं। भुट्टा बेटा आप लोग यहाँ कानपुर आते हो, फिर आपको कानपुर की हवा लगती है, कानपुर की हवा लगती है तो फिर आप जाते हो गंगा बैराज घूमने, गंगा बैराज घूमने जाते हो तो वहां पर तुम भुट्टा खाते हो। उनमें से 2-4 लोगों का मन करता है गंगा नहा ले, और फिर गंगा नहाने के लिए 2-4 उतरते हैं, उनमें से एक वापस। ये लगभग हर साल की कहानी है। तो अभी बेटा गंगा नहाने का समय नहीं है, तो वहां पर भुट्टे वगैरह बहुत मिलते हैं, इसलिए याद आ गया मुझे। तो हाँ हम तो बहुत जाते हैं बेटा, हमारा तुम जरूर पूछ लो। कुछ दवाइयों की डेट एक्सपायर हो जाती है। बस खुश। और अगर ये मैं बढ़ा दूं, देखना यहाँ पर क्लास में लोगों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। अगर मैं ऐसी बदकही खूब करने लगूं, मजाक करने लगूं, दुअर्थी संवाद करने लगूं, क्या पढ़ाते भाई साहब। अगर डांट दूं कल क्यों नहीं आए थे, ये तो खड़ूस ही रहेगा, खरूस ही मरेगा। हम जानते हैं तो लोगों की हालत यही है, क्या करोगे? तुम्हारी उम्र में ऐसे ही होता है। सर से पूछ लो, सर क्या कर रहे थे? अरे भैया हमारे बीवी बच्चे हैं, घुमाने ले जाते हैं और डंडा भी रखते हैं बहुत लंबा, वहां जो वहां मिल जाता है उसको पहले में पूरा 5 क्वेश्चन पूछते हैं। हमारी वाइफ अक्सर पूछती है कि तुम घर में भी पढ़ाते हो, कोचिंग में भी पढ़ाते हो और यहाँ पर भी पढ़ाते हो? हम कहते हैं ऐसे ही मानेंगे तभी सेलेक्ट होंगे। तो जब भी वहां जाओ ये याद रखो, सुनील सर मिलेंगे, कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 5 के जवाब दे दोगे तो कोई बात नहीं है, और नहीं दिया तो वहीं पर मुर्गा बनाते हैं। और बताओ सारे लोग आ जा रहे तुम मुर्गा बने हो। खैर ये जो भुट्टा है, इस भुट्टे से तुमने सिल्की हेयर देखे होंगे, देखे? सर हमने तो जब भी देखा छिला उधला देखा है, लेकिन जिन लोगों ने बंद भुट्टा देखा उसमें सिल्की हेयर देखे? दीज आर स्टिग्मा एंड स्टाइल, स्टाइल एंड स्टिग्मा। याद रखना ये स्टिग्मा और स्टाइल है, और इन्हें छुओगे तो बड़ा चिपचिपा होता है, सॉफ्ट होता है, बाद में स्टिकी भी होता है। इसका मतलब है जब भी पॉलन ग्रेन यहां तक पहुंचेगा, बताओ पॉलन ग्रेन इज स्टिकी कि नॉन स्टिकी? लेकिन स्टिग्मा एंड स्टाइल आर स्टिकी। तो बताओ पॉलिनेशन के चांसेस कम है कि ज्यादा? ज्यादा। कब? जब वो कैसे हैं? लॉन्ग, फेदरी एंड स्टिकी। पक्का? अब एक और कहानी बता दो, ये बता चुके हैं। बताओ पॉलन के पहुंचने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा कि कम से कम? कम से कम। किसमें? पता नहीं सर, खुद कंफ्यूज है। अभी कह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा, आप कह रहा है कम से कम। ये टीचर ही बेवकूफ है। चलो पहले इतना रिवाइज करो, रट्टा मारो। पहले बताओ नंबर मस्ट बी हाई, हो गया? ओके। नंबर 2 इट मस्ट बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। कोई दिक्कत? फ्लावर मस्ट बी ओपन, क्लोज की ओपन? ओपन। एंड इट मस्ट बी लार्ज, और अगर लार्ज ना हो तो इट शुड बी इन ग्रुप। अगर फ्लावर लार्ज ना हो तो फ्लावर शुड बी इन ग्रुप, ग्रुप में होना चाहिए। ग्रुप में होने पर किसी ना किसी एक का पॉलिनेशन जरूर हो जाएगा। और 5वां पॉइंट जो स्टिग्मा है वो कहनी होती है लॉन्ग, फेदरी एंड स्टिकी। लॉन्ग, फेदरी एंड स्टिकी। अब हटाओ, अब बोलो। नंबर मस्ट बी, फ्लावर मस्ट बी ओपन, क्लोज की ओपन? पक्का? शाबाश, ओपन होना चाहिए। आगे बोलो। अच्छा, लाइट एंड नॉन स्टिकी। पक्का? आगे बोलो।
अच्छा, अब बताओ स्टिग्मा एंड स्टाइल हेयरी होनी चाहिए, फेदरी होनी चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, दोनों नॉन स्टिकी, पॉलन इज नॉन स्टिकी, स्टिग्मा इज स्टिकी, पक्का? अब ध्यान से सुनो बेटा, मैंने पहले ही बोला है कि एयर का पॉलिनेशन एक चांस फैक्टर है, इट इज अ चांस फैक्टर। एयर से आने वाला पॉलन ग्रेन यहां पर पहुंचेगा, ये एक चांस की बात है। तो पॉलन यूं बहुत उड़े, कुछ पानी में गिरे बर्बाद हो गए, कुछ गर्म भट्टी में गिर गए बर्बाद हो गए, कुछ जाके दीवार से टकराए वहीं खराब हो गए। कोई पॉलन ग्रेन यहां पहुंचा, तो बताओ पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना श्योर बात है कि चांस बात है। और वो स्टिग्मा नीचे ओवरी लिए बैठी है और उसके पास बहुत सारे ओव्यूल लिए बैठी है वो, और बहुत सारे ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो सैक लिए बैठी है, और पहुंचे भैया अकेले एक, और एक पहुंचे और वो एक ही किसी को बेटा फर्टिलाइज कर पा रहे हैं, तो बाकी रखने का कोई फायदा है कि नहीं है? नहीं है। तो पॉलन का नंबर तो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, यस और नो? लेकिन ओव्यूल का नंबर ज्यादा से ज्यादा कि कम से कम, मतलब 0, 1 होना चाहिए। इसीलिए ओव्यूल का नंबर, ये मैंने पहले ही पढ़ाया था, नंबर ऑफ ओव्यूल इट मस्ट बी 1 और लेस, बहुत कम होना चाहिए, आइडियली 1 होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। और इसीलिए विंड पॉलिनेशन के वाले जितने भी बेटा फ्लावर होते हैं उनमें ओव्यूल का नंबर ज्यादा कि 1, जैसे वीट, राधे, और कौन? राइस, और कौन? मेज। बताइए वीट, राइस, मेज में ओव्यूल का नंबर ज्यादा कि कम? और कम में भी कितना कम? 1 है। अगर आप इतना बता दोगे तो काम बन जाएगा, मुझे सच में अच्छा लगेगा। बता पाओगे? ये पॉइंट नंबर कौन सा था? 6। तो बताओ एनिमोफिली के लिए 6 रिक्वायरमेंट बता पाओगे? चलो भाई, अब मैं मान लेता हूं आ गया पहला, नंबर ऑफ पॉलन मस्ट बी हाई, शाबाश। नंबर 2, इट शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी, ताकि उड़ सके। अच्छा, नंबर 3, फ्लावर लार्ज होना चाहिए, स्टिग्मा और स्टाइल हेयर लाइक फेदरी होनी चाहिए। बेटा इधर देखो सब लोग, हेयर लाइक फेदरी होनी चाहिए। ओव्यूल का नंबर कम से कम की जगह है, हाँ? कम से कम। और आइडियली कितना? पक्का? और बताओ फ्लावर को कलरफुल होने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि किसी को अट्रैक्ट, तो ज्यादातर एयर पॉलिनेशन वाले पौधे फ्लावर कलरफुल की कलरलेस। जैसे गेहूं में बड़े बढ़िया बढ़िया फ्लावर निकलते हैं, निकलते हैं? नहीं निकलते। तो बताओ जितने रंग बिरंगे फ्लावर निकलते हैं वो किसको अट्रैक्ट करने के निकलते हैं? इंसेक्ट। और जितने भी कलरलेस फ्लावर निकलते हैं वो किसी को अट्रैक्ट नहीं करते। क्या खा रहे हो? मसाला, गुटखा? खड़े हो? पिछली साल कहां पढ़ते थे? बरेली? अच्छा, तभी परिचित नहीं हो हमसे। क्या खा रहे हो? गुटखा? च्युइंगम? स्पेलिंग बताओ। अब निकलना नहीं, निकलना नहीं, निकलना नहीं, निकलने दो इसको, बाहर जाओ। अब बेइज्जती मत फील करना इसमें, अपना जुगाली कर रहे। वैसे तो गर्मी में मन कम लग रहा, एसी काम ही नहीं कर रहा। कर रहा है तो कुछ चेंज कर सकते हो क्या? अच्छा जब टाइम वेस्ट मत करो भैया, देखो इतनी मुश्किल में बैठे हो, टाइम वेस्ट मत करो। चलो भाई, तो हम लोगों के 6 पॉइंट हो गए विंड पॉलिनेशन पे। विंड पॉलिनेशन के बाद आता है वाटर पॉलिनेशन।
टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना। जो मर मर के पढ़ रहे हैं इससे कुछ तो फायदा होना चाहिए। वाटर पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफिली। Pollination by the help of water, it is a rare phenomena. ये यार पता नहीं क्या हो रहा आज, देखो वहां पर कोई है? बिल्कुल शांत बेटा। एकदम शांत। वाटर पॉलिनेशन अगेन, हाइड्रोफिली, फिर से मैंने बोला हाइड्रोफिली, और फिर से बोला इट इज अ रेयर फिनोमिना। बहुत रेयर फिनोमिना है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लोग वाटर से पॉलिनेशन करते हैं, और वाटर से पॉलिनेशन करने वाले प्लांट दे आर नोन एज हाइड्रोफाइट्स, जलीय पौधे, हाइड्रोफाइट्स। बोलते हैं मोस्टली मोनोकॉट हैं जो ऐसा काम करते हैं, और ऑलमोस्ट 30 जीनस हैं ऐसे, 30 जीनस है। अब कोई जीनस पूछेगा तो भाई मामला मुश्किल में आ जाएगा। मालूम है जीनस, स्पीसीज, फैमिली याद है? तो लगभग 30 जीनस ऐसे हैं जो वाटर पॉलिनेशन कर रहे हैं। यानी वाटर पॉलिनेशन इज अ वेरी कॉमन प्रोसेस और वेरी रेयर, वेरी रेयर। और इसमें भी हाइड्रोफाइट्स ऐसे हैं जो बेटा वाटर पॉलिनेशन कर रहे हैं। एकदम शांति से बैठ रहो, कितनी भी गर्मी लगेगी, सोचोगे तो गर्मी लगेगी, नहीं सोचोगे तो नहीं लगेगी। 5 मिनट मेरे साथ इस पे आइए और ध्यान से समझिए। अगर मैं आपको पॉलिनेशन की बजाय वाटर डिपेंडेंसी सिखाऊं, वाटर डिपेंडेंसी, तो मैं आपको कुछ बातें सिखाने की कोशिश करूंगा। एक तो थी एल्गी, इन्हें बोलते थे फिश ऑफ प्लांट किंगडम। फिश ऑफ प्लांट किंगडम मतलब मछली जल की, तो उसकी जगह पर क्या बोलेंगे? एल्गी जल की रानी। जीवन उसका, हाथ लगाओगे बाहर निकालोगे। तुम्हें मालूम भी नहीं था कि प्रेप में जो तुमने कविता पढ़ी थी आज काम आएगी। तो एल्गी पानी पे बहुत डिपेंडेंट है, बिना पानी के नहीं रह सकती। इसी के बाद हम लोगों ने पढ़ाया था ब्रायोफाइटा, याद है आपको? और ब्रायोफाइटा को बोलते थे एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। बोलो क्या बोलते थे? क्या ये प्लांट किंगडम के एम्फीबिया हैं? क्या ये भी मेढकों की तरह हैं? कहीं भी चले जाएं लेकिन पानी की जरूरत है। एल्गी ब्रायो के बाद आता है टेरिडोफाइटा। बोलो कौन सा आया? टेरिडोफाइटा में भी बेटा वाटर डिपेंडेंसी है, वाटर की काफी जरूरत है। लेकिन जैसे जैसे तुम जिम्नो से एंजियो की तरफ जाओगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की तरफ जाओगे, वाटर डिपेंडेंसी रेयर होती जाएगी। रेयर। और इससे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता चलती है। वो बात यह है कि जो लोग जितना दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन उतना नैरो होगा। मैं श्योर नहीं हूं कि एल्गी रेगिस्तान में मिलेगी, मिल ही नहीं सकती। एल्गी रेगिस्तान में नहीं मिल सकती क्योंकि एल्गी को पानी चाहिए। एल्गी बेटा आपको किसी एरिड रीजन में नहीं मिल सकती।
एल्गी लैंड में ऐसे सूखी जगह पे नहीं मिल सकती। इसका मतलब है इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन नैरो है। वहीं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का डिस्ट्रीब्यूशन वाइड है, आप कहीं भी ढूंढो ये मिल जाएंगे। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या एंजियोस्पर्म आपको पहाड़ों में मिलेंगे? सोच के बताना। मिलेंगे? क्या आपको मैदानों में मिलेंगे? क्या रेगिस्तान में मिलेंगे? यस मिलेंगे। झाड़ियां भी एंजियोस्पर्म में आती हैं, मिलेंगे? क्या पानी में मिलेंगे? तो जो अपनी डिपेंडेंसी दूसरों पे कम रखता है उसके ग्रो होने के, फैलने के चांसेस कम की ज्यादा। सर हम तो तभी पढ़ पाते हैं जब कमरा एकदम शांत हो, बल्ब जल रहा हो, धीमा धीमा म्यूजिक बज रहा हो, और सर मम्मी खाना बना रही हो और उधर से महक आ रही हो, मम्मी बीच बीच पूछेंगी बेटा कुछ खाओगे, तब सर हमें पढ़ने में मन लगता है। बताइए अब पढ़ाई आपकी डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। तो बताओ आपका पढ़ना ग्रो कर पाएगा कि नहीं? नहीं। एक आदमी कह रहा सर पहाड़ में बैठा दो हम पढ़ लेंगे, रेगिस्तान में भेज दो हम पढ़ लेंगे, हमको स्विमिंग पूल में फेंक दो किताब ऊपर रहनी चाहिए हम पढ़ लेंगे। इसका मतलब ये बंदा पढ़ाई में किसी पे डिपेंड नहीं है। यस आई नो द 2 persons। मेरी जिंदगी में ऐसे 2 दोस्त मेरे पास आए और उन्होंने हर एग्जाम क्वालिफाई किया, हर एग्जाम, एम्स को छोड़कर लगभग हर एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया। उस समय BHU एग्जाम होता था, AFMC एग्जाम होता था, ऑल इंडिया PMT होता था जैसे भी नीट है, और CPMT होता था, इवन AMU होता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते थे। इतने एग्जाम थे और जिस भी एग्जाम को उन्होंने दिया उस एग्जाम को उन्होंने पास किया। जानते हो उनका रूल क्या था जिंदगी का? मैं शेयर करता हूं, कुछ एक आधे बच्चे अगर ऐसा कर देते तो काम कर जाता है। जब तक वो जागते थे पढ़ते थे, और जब वो सोते थे तो सोते थे, जाग गए तो पढ़े। मजाक लगेगा आपको, यस वो इतने गंदे लोग थे कि वो वॉशरूम में भी जाकर के पढ़ते थे। अब तुम सोच लो, वो 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करते। आज वो लेफ्टिनेंट कर्नल बनकर के FMC में चंडीगढ़ में पोस्टेड है, और मैं क्या कर रहा हूं? तो भैया अपने समय का प्रयोग, अपने समय का उपयोग कितनी अच्छी तरीके से आप कर पाओगे, वैसा सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इसीलिए यहां पर सीखने की बात है, जिन लोगों ने पानी में डिपेंडेंसी रखी वो लोग बहुत फैल पाए कि नहीं? नहीं। और जिन लोगों ने पानी में डिपेंडेंसी कम रखी उनके फैलने के चांसेस ज्यादा। क्या वो हर जगह मिलेंगे? यस। तो किसी भी चीज में डिपेंडेंसी मत रखो। सर गर्मियां चल रही हैं, हम तो सर्दियों में पढ़ते हैं, फिर डिपेंड हो गए। हर हाल में केवल पढ़ाई करना है, तब आगे बढ़ोगे। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे तुम हायर प्लांट्स में जाओगे वाटर डिपेंडेंसी कम होगी कि ज्यादा? और उनके डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा। ज्यादा। अब सुनो, वाटर पॉलिनेशन का दूसरा नाम हाइड्रोफिलिक। कॉमन बात की रेयर बात? मोस्टली डायकॉट की मोनोकॉट। कितने जीनस इन्वॉल्व हैं? 30 है। बताओ लोअर प्लांट में वाटर डिपेंडेंसी कॉमन थी कि रेयर? पता नहीं। लोअर प्लांट मतलब एल्गी, कॉमन की रेयर? वो बिना पानी के? ब्रायोफाइटा बिना पानी के? क्या टेरिडोफाइटा को भी पानी की जरूरत है? तो जितना लोअर ग्रुप का प्लांट है उसकी वाटर डिपेंडेंसी उतनी ज्यादा। कम की ज्यादा? और जो जितना हाइयर प्लांट है उसमें वाटर डिपेंडेंसी उतनी। क्या आप एंजियोस्पर्म को जानते हो? और एंजियोस्पर्म में वाटर डिपेंडेंसी बहुत सारे लोगों की बहुत कम, वो भी डायकॉट की मोनोकॉट? पता नहीं। डायकॉट की मोनोकॉट। और वो भी कितने जीनस? केवल 3 जीनस हैं। तो 30 जीनस ऐसे हैं जो बेटा वाटर डिपेंडेंसी शो करते हैं, क्योंकि उन्हें वाटर पॉलिनेशन करना। और इन पौधों को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स। और आज मैं इन हाइड्रोफाइट्स की प्रजातियों से आपको मुलाकात करवाता हूं। हाइड्रोफाइट्स वो पौधे हैं जो पानी में रहते हैं, और पानी में 3 तरीके से पौधे रह सकते हैं।
कुछ ऐसे पौधे हैं बेटा जो पानी में तो रहते हैं लेकिन पानी में डूब कर रहते हैं, और उनके फ्लावर भी पानी में डूबे हुए निकलते हैं। दीज आर नोन एज सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड प्लांट, डूबे हुए पौधे जो सतह तक नहीं आ पाते, ऐसे पौधों को बोलते हैं सबमर्ज्ड प्लांट। दूसरे तरीके के जिनके फ्लावर सतह तक पहुंच चुके हैं, दीज आर नोन एज फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। और तीसरे तरीके के पौधे हैं जो बेटा प्लांट पानी में तो हैं लेकिन पानी के ऊपर निकल आए हैं। दीज आर इमर्ज्ड प्लांट। सोच के बताओ, पहले वाले सबमर्ज्ड वाले प्लांट कहां पर है? डूब के रह रहे। और एक कौन? फ्लोटिंग प्लांट। और एक कौन? इमर्ज्ड प्लांट। याद रखना, सबमर्ज्ड प्लांट के एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दो दिए गए हैं। एक है सी ग्रासेस लाइक जोस्टेरा, फ्री फ्लोटिंग के दो एग्जाम्पल दिए हैं लाइक हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया। ये सब एनसीईआरटी की लाइनें। और इमर्ज्ड प्लांट के तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं, वाटर लिली, वाटर हायसिंथ। दो तो ये दिए ही हैं, मैं तीसरा जरूर लिखाता हूं, इट इज लोटस। हाँ भाइयों बहनों, एंजियोस्पर्म में वाटर पे डिपेंडेंसी कॉमन की रेयर? रेयर। ठीक है। कितने जीनस? कितने हैं? 30। वो भी डाइकॉट की मोनोकॉट। और इन पौधों का नाम हाइड्रोफाइट्स है। और हाइड्रोफाइट में से कितने एग्जाम्पल हैं याद है? बोलो, सबमर्ज के एग्जाम्पल क्या है? सी ग्रासेस। बोलो क्या बेटा? क्या इनमें से एक एग्जाम्पल जोस्टेरा है? चलो भाई, सी ग्रासेस एंड जोस्टेरा। बताओ फ्लोटिंग के एग्जाम्पल? हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया। अच्छा बताओ इमर्ज्ड के एग्जाम्पल? वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ। जरा सोच के बताओ, ये पानी की सतह, ये इमर्ज्ड प्लांट का फ्लावर। इस इमर्ज्ड प्लांट से पॉलन ग्रेन निकला और वो पानी में गिरा। अब पानी इसे बहा के ले जा रहा है और इसमें निकली है स्टिग्मा। क्या निकली है? स्टिग्मा। जैसे ही वो यहां पहुंचा, उछला और यहां पर पहुंच गया। पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। अगर कोई इमर्ज्ड पौधा, कुछ लोग बोलेंगे काहे नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल तो है यार। बताओ, जमीन ऐसे गिरा, पानी में गिरा, फिर पानी में टलते टलते यहां तक गया, फिर उछल के स्टिग्मा तक पहुंच गया। पॉसिबल और इम्पॉसिबल? तो बताओ, जो इमर्ज्ड पौधे हैं क्या ये पॉलिनेशन वाटर से करते होंगे? पता नहीं। करते होंगे? इसका मतलब वाटर लिली, वाटर हायसिंथ और लोटस का पॉलिनेशन वाटर से होगा कि नहीं होगा? नींद आ रही? होगा कि नहीं होगा? तो फिर कौन करेगा? या तो करेगा इंसेक्ट और या तो विंड। याद रखना, इनका पॉलिनेशन किससे होगा? इंसेक्ट और विंड्स। अब बचे सबमर्ज्ड और फ्री फ्लोटिंग। सोच के देखो, ये एक फ्री फ्लोटिंग पौधा है जिसके पॉलन ग्रेन निकले, पॉलन ग्रेन पानी पे निकले, और दूसरा फ्री फ्लोटिंग पौधा है जिसकी स्टिग्मा पानी में है। बताइए, ये पॉलन ग्रेन पहुंचते पहुंचते क्या यहां पहुंच जाएगा? यस। नो सर। तो क्या फ्री फ्लोटिंग लोग बेटा पॉलिनेशन बाय वाटर कर सकते हैं? यस। और सर सबमर्ज तो कर ही सकते हैं। यहां से पॉलन ग्रेन निकला और दूसरे फ्लावर के सबमर्ज पॉलन के फ्लावर के अंदर स्टिग्मा में पहुंच गया। तो बताओ कौन कौन से लोग हैं जो बेटा पॉलिनेशन कर सकते हैं? बोलो। सबमर्ज एंड फ्री फ्लोटिंग। नहीं मजा आया यार? सबमर्ज एंड फ्लोटिंग याद रहेगा। और जो इमर्ज है वो करेंगे कि नहीं करेंगे?
बताओ कौन कौन? वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, लोटस। मुझे तो यही डर लग रहा कि यहां बता पाओगे। बताओ हाइड्रोफाइट कितने प्रकार के? हाँ 3। एक डूब के रहेंगे, बोलो कौन? एग्जाम्पल याद है, बोलो कौन? हाँ सी ग्रासेस और जोसेरा है, फ्लोटिंग फ्लावर है, नाम बताओ। हाइड्ला एंड वेलिसनेरिया। इमर्ज्ड फ्लावर है, नाम बताओ। वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ एंड लोटस। वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ और लोटस में फ्लावरिंग में जो फ्लावर हैं उनमें पॉलिनेशन पानी से कि हवा से या फिर इंसेक्ट से? इसका मतलब पानी से जो बेटा पॉलिनेशन होगा वो कितने लोगों में? 2। या तो डूब के रहो या तो बताओ कौन कौन लोग हैं जो वाटर पॉलिनेशन कर सकते हैं? सबमर्ज और फ्री फ्लोटिंग। अब सुनो, सबमर्ज और फ्री फ्लोटिंग का जो पॉलन ग्रेन है वो पानी में चल रहा है। ये मान लो ये बेटा पानी है, तो पानी में चलने वाला जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ग्रेन गोल गोल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे रेजिस्टेंस मिलेगा, वाटर से बेटा इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। किसको? क्या फर्क पड़ता है सर, बोलते रहो, हम सर खुजलाते रहेंगे। अगर पॉलन गोल हुआ तो पानी में मूव करेगा तो बेटा पानी की धाराओं में रेजिस्टेंस मिलेगा? नो सर। तो बताओ इसके बेटा डिस्ट्रॉय होने के चांसेस कम के ज्यादा? तो पहली बात तो बेटा पॉलन के वैसे भी डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि किससे जा रहा है? वाटर से। और वाटर मतलब इंटरनल मीडियम के एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल मीडियम में वाटर बेटा पॉलन के लॉस होने के चांसेस ज्यादा। तो पहला पॉइंट, पॉलन का नंबर पहले ही ज्यादा होना चाहिए। पॉलन नंबर मस्ट बी हाई। दूसरा, पॉलन का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए इट शुड बी रिबन लाइक। रिबन लाइक होने से क्या फायदे होंगे? अब ये रहा तुम्हारा पॉलन। अब कहोगे सर ये पॉलन है? हाँ यही पॉलन। अब पॉलन अगर रिबन लाइक है तो पानी पर चलते वक्त इसके रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस कम की ज्यादा? नींद आ रही है? सर दर्द हो रहा? गर्मी की वजह से? शोर की वजह से? कथक करे? मुद्रा ले? सर ये सब क्या पढ़ा रहे हो? इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब सर क्या खुद रिबन बन जाए? मुश्किल है बेटा, समझना पड़ेगा। इनसे भी एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा और वो 4 नंबर दे के जाएगा, और नहीं आया तो -1। तो पढ़ाई कितनी भी खराब हो इसे बड़े प्यार से करते हैं। पॉलन नंबर कैसा होना चाहिए? कम की ज्यादा? ज्यादा। और इसको कैसा होना चाहिए? रिबन लाइक। और रिबन लाइक होने से वाटर रेजिस्टेंस कम मिलेगा कि ज्यादा? खुद सोचो, अगर एक तुम रिबन पानी में छोड़ दो तो क्या वो आराम से चला जाएगा? यस। और बोलते हैं ये जो पॉलन ग्रेन है इसको वेट भी नहीं होना चाहिए। बोले पगला गए हो, पानी में गिर रहे हो और गीला ना हो। हम भी कुछ आज बेवकूफी भरी क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तुम पानी में कूदो और तुम गीले ना हो, ऐसा पॉसिबल है? अगर मैं तुम्हें पॉलीथीन में बांध के फेंकूं तो कौन गीला होगा? पॉलीथीन। आप गीले? पक्का? ठीक वैसे ही बोल रहे कि जो पॉलन ग्रेन जा रहा है इसे सर गीला नहीं होना चाहिए। तो बोले पानी में जाके गीला ना होने का केवल एक ही तरीका है, आप अपने चारों तरफ कोई कवरिंग रखो। Yes, they are covered by mucilage covering। कैसी कवरिंग? म्यूसिलेज कवरिंग। और म्यूसिलेज कवरिंग क्या करेगी? ये इट प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग। ये टॉपिक ऐसा ही है बेटा, और इसको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। बस खत्म हुई होकर के आ गया, एकदम खत्म ही होने वाला है बस। बताओ अब इसके पहले कौन सा पॉलिनेशन पढ़ा था? एयर पॉलिनेशन। एयर पॉलिनेशन का दूसरा नाम कौन सा नाम? एनिमोफिली था? इसीलिए जगाना पड़ता है। अब बोलो, एनिमोफिली था? 6 पॉइंट थे? 6 के 6 पॉइंट याद है? पॉलन का नंबर ज्यादा? इसका मतलब जाग रहे हो। अच्छा बताओ,
इट्स मस्ट बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। फ्लावर लार्ज होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, स्टिग्मा स्टाइल हेयरी होनी चाहिए, फैदरी होनी चाहिए और स्टिकी होनी चाहिए। ओव्यूल का नंबर कम से कम आइडियली। पिंड पॉलिनेशन हो गया। अभी ये वाटर पॉलिनेशन दिख रहा है? जिन लोगों को दिख रहा है वो सही पढ़ रहे हैं, बाकी तो जमा ही ले रहे थे। दिख रहा है? इट इज वेरी कॉमन, बड़ा रेयर है। लोअर प्लांट याद है? एल्गी में वाटर की डिपेंडेंसी कम, ब्रायोफाइटा में, पेरिडोफाइटा में, जिम्नो एंजियोस्पर्म में कम, एंजियोस्पर्म में सबसे कम, रेयर है। कितने जीनस? डाइकॉट की मोनोकॉट। और यहां पर 3 प्लांट दिखाई पड़ रहे हैं डूब के रहने वाले, फ्लोटिंग इमर, पानी में रहकर पानी में पॉलिनेशन नहीं करते। बोलो कौन? इंसेक्ट से, विंड से करते हैं। और जो लोग करते हैं उनकी केवल 3 ही रिक्वायरमेंट है, 3 या 4। पहली रिक्वायरमेंट पॉलन का नंबर ज्यादा, कम के ज्यादा, और इसका शेप, और क्या इसे कवर होना चाहिए? बोलो कौन? म्यूसिलेट। और ये कलरफुल की कलरलेस? कलरलेस। हाँ, अब आए लाइन से। अब नाउ द एनिमल पॉलिनेशन और द जूफिली। दैट इज ऑल्सो नोन एज बायोटिक पॉलिनेशन। And it is the most common way or the most common pollination. दुनिया में जो भी पॉलिनेशन हो रहा है उसका 70 to 80% पॉलिनेशन केवल इसी तरीके से होता है, एनिमल के द्वारा। और कल एक लिस्ट पढ़ाई थी कि इसमें इंसेक्ट का बड़ा रोल है। क्या इंसेक्ट पॉलिनेशन कर सकते हैं? इसका एग्जाम्पल है एंटमोफिली। बोलो क्या है? एंटमोफिली, इंसेक्ट से द्वारा होने वाला पॉलिनेशन एंटमोफिली कहलाता है। अब आप मेरे पास एनसीईआरटी है तो आप मेरे साथ देखिए और ध्यान से देखिए। और अपनी बुक में भी देखिएगा तो ठीक ही रहेगा। कुछ लाइनें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो वो बेटा, एनिमल से होने वाला पॉलिनेशन इज जूफिली। क्या इसमें इंसेक्ट है? इंसेक्ट से होने वाला पॉलिनेशन इज एंटमोफिली होगा। आप देखिए, एंटमोफिली में हम लोग कौन कौन से इंसेक्ट हैं वो गिनने जा रहे हैं, और उसी लिए मैंने ये बेटा चैप्टर ऑन किया है, और कोई बात नहीं है। यस, ये पेज है। इतने सारे पेज पढ़ डाले 4-5 दिनों में। घर में एनसीईआरटी पढ़ रहे हो? पक्का? समझ में आ रही है? तो चलो अब देखो ध्यान से कि कौन कौन से लोग यहां पर लिखे हुए हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। रेंज ऑफ एनिमल एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। अब मैं इंसेक्ट गिन रहा हूं, इंसेक्ट मेरे साथ गिनो। बोलो कौन? बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल, रैट्स, एंट्स, मॉथ। पागल, मैंने केवल इंसेक्ट के नाम लिए थे। इंसेक्ट में तुमने बर्ड जोड़ दी। अब बोलो इंसेक्ट, चिल्ला लो। बोलो कौन? बीज, बटरफ्लाई, फ्लाई, बीटल, रैट्स, एंट्स, मॉथ। एक बच्चे ने मुझसे बोला कि सर चींटियां कैसे पॉलिनेशन कर सकते? तो वो लोग नहीं जानते जो लोग कभी गांव में आम के पेड़ पर नहीं चढ़े, वरना जो लोग आम के पेड़ पर चढ़े हैं उन्हें एक एंट से मुलाकात हुई है। नाम बताओ। रेड एंट। लाल लाल चींटी है, और जो एक बार ये चपक जाए भाई साहब,
तो फिर आप केवल तालाब ढूंढते हो। तो बहुत सारी चींटियां ऐसी हैं जो बेटा पेड़ों में रहती हैं और जो पॉलिनेशन कर रही हैं। दुनिया का सबसे मेजर पॉलिनेशन हनी बी कर रही है। हनी बी को हनी कलेक्ट करना है और फ्लावर तक जाना ही है, तो हनी बी बेटा सबसे ज्यादा पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है। और इंसेक्ट से होने वाले पॉलिनेशन का नाम है एंटमोफिली। हल्के में मत लो किसी भी चीज को, एनसीईआरटी की लाइनें। इसके अलावा बर्ड्स भी फ्लावरिंग कर रही हैं, बर्ड्स। और बर्ड्स की फिली का नाम ऑर्निथोफिली। फिर से बोलो। और ऑर्निथोफिली में दो बर्ड्स के नाम है, बोलो कौन? सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड। एक सन बर्ड है और एक हमिंग बर्ड है ना। सुनो हमें क्या है, इंडिया की सबसे छोटी बर्ड इट इज सन बर्ड, और पूरे विश्व की सबसे छोटी बर्ड इट इज हमिंग बर्ड। इस हमिंग बर्ड का शेप, साइज एक थंब के बराबर है, आपके अंगूठे के बराबर। दिस इज द ओनली बर्ड ऑफ द वर्ल्ड दैट कैन फ्लाई फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। कुछ लोग कहते हैं सर कौवा भी तो फॉरवर्ड बैकवर्ड उड़ता है, ऐसे उड़ रहा था फिर ऐसे हो गया ना। इट कैन बी लाइक दिस। ऐसे कोई पक्षी नहीं उड़ पाता हमिंग बर्ड के अलावा। एक अकेली बर्ड है जो बेटा किसी भी फ्लावर के सामने बहुत तेज पंख फैला फड़फड़ा के रह सकती। दैट्स व्हाई द साउंड इज हम, इट्स द साउंड ऑफ विंग्स। और उसका नेक्टर चूसती है, और जब नेक्टर बेटा सक कर रही होती है उसी समय ये पॉलिनेशन करती है। अब कौवा फूल के ऊपर गया, फूल बचेगा कि गिर जाएगा? तो दो बर्ड्स हैं, एक हमिंग बर्ड और एक सन बर्ड। ये पॉलिनेशन कर रही हैं ये पॉलिनेशन कर रही हैं ताकि आपका ये पॉलिनेशन बर्ड्स के द्वारा हो सके। मैंने इसीलिए यहां पर लिखा इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के नाम आपकी बुक्स में लिख लीजिएगा जो है। इंसेक्ट से होने वाले पॉलिनेशन एंटमोफिली। बोल पाओगे? बोलो। बीज गए, बीज है, बटरफ्लाई है। इसके अलावा बर्ड्स हैं, बोलो कौन कौन सी बर्ड्स हैं? सन बर्ड और बेटा बहुत गड़बड़ कर रहे हो आज की क्लास। मुझे उतना लेवल में मजा नहीं आ रहा जैसे रोज पढ़ते हो, आज गड़बड़ कर रहे हो। सन बर्ड और हमिंग बर्ड है। इसके अलावा बैट भी पॉलिनेशन कर सकता है। कौन? कौन? चमगादड़। चमगादड़ से बेटा फ्लावरिंग हो सकती है। बोलो कौन? कायरेप्टरोफिली। फिर से बोलो। और इसके अलावा स्नेल भी फ्लावरिंग कर सकते हैं। बोलो कौन? मलेकोफिली। फिर से बोलो। इसके अलावा एनसीईआरटी ने कुछ और नाम दिए हैं, बोले देयर आर सम लार्जर एनिमल ऑल्सो। और भी बड़े बड़े एनिमल्स हैं जो बेटा पॉलिनेशन कर सकते हैं। जैसे कुछ लिजर्ड्स हैं, छिपकलियां हैं, बड़ी बड़ी छिपकलियां, जैसे गार्डन लिजर्ड और गेको लिजर्ड। इसके अलावा कुछ मैमल्स हैं, बातें कम करो, जैसे पेड़ों में रहने वाले चूहे, आर्बोरियल रोडेंट्स। आर्बोरियल का मतलब ये होता है ट्री ड्वेलिंग। आर्बोरियल का मतलब ये होता है पेड़ों में रहने वाले चूहे, आर्बोरियल रोडेंट्स। इसके अलावा एक प्राइमेट्स का मेम्बल भी है, दैट इज लेमर्स। ये बंदरों जैसा है और ये भी बेटा रहता है पेड़ों पर। इसके अलावा कभी कभी शाहरुख खान सरसों के खेत में तुझे देखा तो, हाँ बस बस बस, और वो फूलों को टच करते हुए जाते हैं तो एक फूल का परागकण दूसरे की स्टिग्मा पर चिपका देते हैं। प्रोसेस का नाम पॉलिनेशन। शाहरुख खानोफिली नहीं, वेरी गुड। तो देखो भाई ये नाम है और इनको सीख लो, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं लोकल कोचिंग के एग्जाम में। ऑल इंडिया में अभी तक नहीं आया पर किसी भी दिन आ सकता है। बताओ। इंसेक्ट से एंटमोफिली, बर्ड से सन बर्ड और हमिंग बर्ड, बर्ड से होने वाली बैट से होने वाली कायरेप्टरोफिली, और बर्ड से होने वाली फिली का नाम ऑर्निथोफिली। फिर से बोलो। थैंक यू वेरी मच। और बताओ। स्नेल से होने वाली फिली मलेकोफिली। लार्जर मैमल हैं
लार्जर एनिमल हैं, बोलो कौन कौन? लिजर्ड, बोलो कौन? गार्डन लिजर्ड और गेको लिजर्ड। मैमल्स हैं, बोलो कौन? आर्बोरियल। प्राइमेट्स हैं, बोलो कौन? लेमर्स। काफी कहानियां सुन ली तुमने। अब तुमको एक चीज बताता हूं, एनिमल वर्ड इज अ सेल्फिश वर्ड। ये किसी का काम बिना स्वार्थ के कर ही नहीं सकता। और इस पॉइंट पर मैं साइंस के साथ साथ मोरल साइंस आपके साथ डिस्कस करता हूं। डू यू हैव 5 और 10 मिनट्स? मेरी बात सुन पाओगे? हाँ, एक बात ध्यान से सुनो। वेदर इट इज बॉयज और गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स इन इंडिया, उनके लिए बहुत कॉमन बात, बहुत जरूरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति आपको कोई भी फेवर कर रहा है और आपको वो फेवर लेना अच्छा लग रहा है, प्लीज इसे डिनाई कर दीजिए, मना कर दीजिए। क्योंकि दुनिया में कोई भी किसी का फेवर बिना किसी स्वार्थ के नहीं करता, एक्सेप्ट आप फैमिली ना हो, और फैमिली में भी माँ बाप भाई बहन एंड एक आधे और लोग। याद रखना, इस दुनिया में हर एक चीज की एक कॉस्ट है और वो आपसे वसूली जाएगी। मैंने अपने दोस्त से मदद ली ड्यूरिंग माई एमबीबीएस स्टडीज। कहानी मेरी सुनाने के लिए है नहीं, मैं दुखड़े सुनाता नहीं, लेकिन सुना रहा हूं। मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, मैंने मदद ली क्योंकि संडे को मेस ऑफ रहता था। वैसे मेस वाला मुझे फ्री में खिलाता रहता था, मतलब उधारी में, पर संडे को ऑफ रहता था तो सारे लोगों को बाहर खाना जाना पड़ता था। तो या तो मैं सैटरडे को खाऊं, संडे पूरा भूखा रहूं और मंडे तक वेट करूं कि मेस खुले और मैं फिर से खाऊं। तो ये मैं करता था कि सैटरडे की नाइट को मैं खा लेता था, फिर संडे पूरा भूखा रहता था और फिर मंडे, खुददारी थी मेरी कि मैं किसी से मांगता नहीं था, और मंडे को मैं खाना खाता था जब मेस खुलती थी 12 बजे। ये बात मेरे दोस्तों को पता चल गई कि सुनील के पास पैसे नहीं रहे, तो वो उन्होंने अपनी तरफ से ऑफर किया, अरे क्या बात कर रहे हो यार, हम लोग खाने चलते हैं, तुम थोड़ा सा खा लोगे तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने मना किया, मैंने खा लोगे तो क्या फर्क पड़ता है। और फिर वो मुझे सैटरडे के बाद संडे को अपने साथ खाना खिलाने ले जाने लगे। फिर एक दिन हमसे इन दोस्तों से थोड़ा बहस हो गई, पंगे हो गए, तो उन्होंने सबसे पहले यही बात कही, खाने को नहीं था तेरे पास, तब हमने तेरे मुंह पे निवाले डाले। उस दिन लगा कि जो खाया है सब उल्टी मार करके बाहर करके इनके मुंह पे मार दो। तो अपनी खुददारी जिंदा रखिए और किसी का फेवर मत लीजिए। ये बॉयज के लिए बोल रहा हूं। नाउ गर्ल्स, पर्टिकुलर एज पर आपको बहुत सारे लोग अचानक बहुत सारी चीजें ऑफर करने लगते हैं, चलो ये दिलवा दें, चलो मूवी देख लेते हैं, चलो पार्टी कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं। इट्स अ ट्रैप माय डियर। आपको भी मजा आता है, बड़े बढ़िया फ्रेंड हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, इट्स अ ट्रैप। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अपनी खुददारी जिंदा रखिए। जब तक किसी भी कंसीडरेशन के बिना कोई फेवर मिले, फेवर लेंगे कि डिनाई करेंगे? नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब आप देखिए इस कहानी को मैंने कैसे सिखाया। एक फ्लावर ने कहा कि बहन तुम्हें इतना ही तो करना है कि तुम्हें यहां से पॉलन ग्रेन उठाना है और तुम्हें इस वाली स्टिग्मा पे जाकर के डाल देना है, और तुमको भगवान ने उड़ने के लिए पंख भी दिए हैं और तुम्हारा नाम है इंसेक्ट। तुम्हें तो दिन भर उड़ना है, बेवजह तुमको यहां से वहां उड़ते रहना है। तो हे इंसेक्ट बहन, हे मधुमक्खी, तुम मेरा पॉलन ग्रेन उठाओ और यहां से यहां तक डाल दो। मधुमक्खी बोली, हमारा फायदा क्या है, व्हाट इज माई रिवॉर्ड। तब फ्लावर ने कहा कि यार देखो मेरे पास एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम है नेक्टर ग्लैंड। बोलो क्या नाम है?
नेक्टर ग्लैंड, और इस नेक्टर ग्लैंड में बड़ी बढ़िया सुगर्स है। आप इस नेक्टर को खा लो। इंसेक्ट ने कहा ठीक है मैं इस नेक्टर को खाने आ रहा हूं। जब वो इंसेक्ट इस नेक्टर को खाने आता है उसी समय पॉलन ग्रेन उसकी पीठ में चपक लेता है। तो इसका मतलब है पॉलन मस्ट बी स्टिकी। भूल गए, पॉलन मस्ट बी स्टिकी। बताओ एयर पॉलिनेशन वाला, यहां वाला स्टिकी। और जब वो दूसरे पॉलन पर, दूसरे बेटा फ्लावर पर पॉलन ग्रेन खाने जाता है या नेक्टर खाने जाता है तो इसी पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर छोड़ आता है। इंसेक्ट को एक्चुअली पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। इंसेक्ट तो अपने जुगाड़ में लगा है। किसके जुगाड़ में? नेक्टर। इवन पॉलन कहता है, फ्लावर कहता है कि मेरे पास 1000 पॉलन ग्रेन है, तुम 9999 खा लो भैया, केवल कितना पहुंचा दो? 1। सो रिवार्ड के रूप में फ्लावर इंसेक्ट को 2 चीजें ऑफर करता है। एक तो ऑफर करता है एक्स्ट्रा पॉलन, और दूसरा बेटा नेक्टर। तब जाकर के इंसेक्ट ये पॉलिनेशन परफॉर्म कर पाते हैं। दूसरा, एक और बात है कि फ्लावर के पास नेक्टर है, ये बात कैसे पता चले इंसेक्ट को? इंसेक्ट को यह कैसे मालूम चले कि इस फ्लावर में नेक्टर है कि नहीं है? तो बोलेंगे एटलीस्ट एक बार तो विजिट करना पड़ेगा, विजिट करना ही पड़ेगा। तो इंसेक्ट को अगर एक बार विजिट कराना है कि भैया हमारी दुकान में क्या है, देखने तो आओ कम से कम। तो विजिट करने के लिए फ्लावर में 2 चीजें और होनी चाहिए। एक तो फ्लावर मस्ट बी कलरफुल। कैसा होना चाहिए? कलरफुल। और दूसरा इट मस्ट हैव फ्रेग्रेंस। क्या होनी चाहिए? फ्रेग्रेंस। तो जिन फ्लावर्स में बहुत महक है और बहुत सुंदर कलर वाले हैं, भूल जाओ ये कभी एयर से पॉलिनेटेड नहीं है, ये हमेशा इंसेक्ट से पॉलिनेटेड है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कलर और फ्रेग्रेंस रखी है फ्लावर ने, और कलर और फ्रेग्रेंस को देखकर इंसेक्ट इस पे अप्रोच करता है। उसने कहा हाँ अच्छे दिख रहे हो, बढ़िया बढ़िया स्मेल है, मैंने सूंघ लिया, अब मैं जा रहा हूं। बोले भैया विजिट किया है तो बार बार विजिट करना। बोले बार बार काहे विजिट करेंगे, देख लिया ना अच्छा कलर है, अच्छी फ्रेग्रेंस है। बोले हमारे पास रिवॉर्ड भी है। क्या है? रिवॉर्ड। तो पहले तो हमें विजिट कराना है और फिर बार बार विजिट कराना है। बार बार विजिट कराना मतलब रीविजिट, और रीविजिट करने पर क्या होगा? पॉलिनेशन। तो बताओ विजिट करने के लिए कितनी चीजें हैं? 2। 1 इज कलर एंड फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मतलब सुगंध, महक, और बेटा रिविजिट करने के लिए उनके पास क्या है? पॉलन एंड नेक्टर, जो किस रूप में दिए जाते हैं? रिवॉर्ड्स के रूप में। तो याद रखना ये पॉलन ग्रेन स्टिकी होंगे कि नॉन स्टिकी? स्टिकी। फ्लावर कैसा होगा? कलरफुल। जवाब दो नहीं तो गड़बड़ होगा। फ्लावर कैसा होगा? फ्रेग्रेंस होगी, पॉलन और नेक्टर होंगे। तो बताओ एनिमल वर्ल्ड में कोई भी काम बिना सेल्फिश कंडीशन के हो रहा है? नहीं। नदियां पहुंचा देंगी तुम्हारा पॉलन ग्रेन, हवा पहुंचा देगी तुम्हारा पॉलन ग्रेन, लेकिन जब इंसेक्ट पॉलन ग्रेन पहुंचाएगा तो क्या मांगेगा? रिवार्ड। और रिवार्ड के पहले मांगेगा क्या? विजिट। विजिट करने के लिए कितनी चीजें हैं? 2। एक कौन? कलर, दूसरा कौन? फ्रेग्रेंस। रिविजिट करने के लिए कितनी चीजें हैं? 2। एक कौन? पॉलन ग्रेन, और एक कौन? नेक्टर। ये क्या है? रिवार्ड। अब मैं इसको ऐसे कर दूं, बता पाओगे? बताओ विजिट करने के लिए बोलो कौन? कलर एंड फ्रेग्रेंस। और रिविजिट करने के लिए रिवार्ड है, और कौन? पॉलन एंड नेक्टर। कुछ लोग विजिट करने के लिए अपने आप को बैड स्मेल वाला फ्लावर बनाते हैं, फाउल ऑर्डर। कुछ फ्लावर की सुगंध आप ले ही नहीं पाओगे, फाउल ऑर्डर वाले एकदम बदबूदार फ्लावर होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ इंसेक्ट हैं जैसे कि बीटल्स एंड फ्लाइज, ये बैड स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये बात भी एनसीईआरटी में लिखी है कि फ्लाइज एंड बीटल्स दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स फ्रेग्रेंस और फाउल ऑर्डर। फाउल ऑर्डर। फाउल ऑर्डर मतलब खुशबू की बदबू। बदबू। तो बताओ कुछ फ्लावर बदबूदार क्यों होते हैं?
किसको अट्रैक्ट करते हैं? बीटल्स एंड फ्लाइज। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बताओ, विजिट करने के लिए 4 चीजें हो गई, कलर, फ्रेग्रेंस, फाउल ऑर्डर। और रिवार्ड के लिए, पॉलन पॉलन और नेक्टर चाहिए। बार बार इंसेक्ट विजिट करेगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। जानबूझ के करेगा कि धोखे से? धोखे से। कैसे? जब वो एक फ्लावर का नेक्टर लेने जाएगा तो क्या उसकी पीठ में कुछ चपक जाएगा? कौन? पॉलन ग्रेन चपक जाएंगे। जब दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे तो क्या वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक छोड़ आएंगे? और इस तरीके से क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन। बोलो क्या होगा? क्या पॉलिनेशन करने के लिए उन्हें रिवार्ड दिया जा रहा है? जनरली रिवार्ड में कितनी चीजें हैं? 2। एक कौन? पॉलन ग्रेन और एक नेक्टर। एक और बात यहां पर लिखी गई है कि रिवार्ड के केस में हमेशा पॉलन और नेक्टर हो, यह जरूरी नहीं है। रिवार्ड हमेशा पॉलन या फिर नेक्टर हो, यह जरूरी नहीं है। जैसे दुनिया का सबसे टॉलेस्ट फ्लावर, द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, इट इज नोन एज एमार्फोफैलस। अब बातें मत करो बेटा, मुझे मालूम है आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इसे इंटरेस्टिंग बनाओ। दुनिया का सबसे ऊंचा पौधा की ऊंचा फ्लावर, टॉलेस्ट फ्लावर, इट इज नोन एज एमार्फोफैलस, जिसकी हाइट लगभग 6 फीट की होती है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी भी हाइट 6 फीट नहीं है अभी, तो ये मुझसे बड़ा फ्लावर है। अगर मुझे उस फ्लावर के अंदर रखा जाए तो मैं बंद हो जाऊं। इतना बड़ा फ्लावर है, और इस फ्लावर के पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। पॉलन ग्रेन वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है स्टिग्मा तक। अब ये पॉलिनेशन कैसे करे? ना तो इसके पास नेक्टर है देने के लिए, ना तो इसके पास सुगंध है, कुछ भी नहीं है। फिर ये क्या रिवॉर्ड देगी? देखिए, इस 6 फीट के फ्लावर में पक्षी अपने अंडे छुपा सकते हैं। पक्षी अपने अंडे छुपाने के लिए यहां पर आ सकते हैं, या रेप्टाइल्स अपने अंडे, सांप वगैरह लोग अपने अंडे यहां छुपा सकते हैं। तो यहां पर इट प्रोवाइड सेफ प्लेस। ये अच्छी जगह है किस बात के लिए? छुपने के लिए। किसको छुपने के लिए? और अंडे इज नोन एज ओवी पोजीशन। तो जब बर्ड्स या रेप्टाइल यहां पर अपने अंडे छुपाने आएंगे तो अंडे करके चले जाएंगे? नहीं। क्या इन्हें इंक्यूबेशन भी करना पड़ेगा? वरना बताओ, इंक्यूबेशन नहीं होगा तो इन अंडों में चूजे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं। तो बताओ, इन अंडों पे बार बार उस एनिमल को आना पड़ेगा, और इस बार बार आने के चक्कर में क्या कर बैठेगा? पॉलिनेशन। सो हमेशा रिवार्ड पॉलन ग्रेन और नेक्टर हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी रिवार्ड इट इज अ सेफ प्लेस फॉर ओवी पोजीशन। व्हाट इज ओवी पोजीशन? एग लेइंग, अंडे देने के लिए। अब कुछ लोगों को याद ही नहीं होगा कि ये अंडे किसके हैं। सर, इंसेक्ट के हैं। इंसेक्ट के कि लार्ज एनिमल? लार्ज एनिमल। क्या ये अपने अंडे छुपाने आएंगे? और अंडे छुपाने आने के चक्कर में बार बार विजिट करेंगे, रिविजिट करेंगे, और विजिट करने के चक्कर में क्या कर देंगे? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। 2 लोगों की कहानी है जो मुझे तुम्हें बहुत आसानी से सुनानी है, और इन कहानी को सुनकर के आप बड़े खुश हो जाओगे। और ये कहानी है सिम्बायोसिस की। सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें 2 प्राणी साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। एकदम शांत। इस 2 लोगों में एक प्लांट का नाम है यक्का प्लांट। इट इज नोन एज यक्का प्लांट। और एक मॉथ का नाम है प्रोन्यूबा मॉथ। जो नहीं सुनना चाहते वो भी ध्यान लगा के सुने, अच्छी कहानी।
तो बोलते हैं यक्का प्लांट और प्रोन्यूबा मॉथ एक दूसरे के बिना सरवाइव ही नहीं कर सकते। कहानी शुरू होती है यहां से कि यक्का प्लांट का फ्लावर है, मान लीजिए ये यक्का प्लांट है, उसका फ्लावर है, ये रही वो फ्लावर, और उस फ्लावर की है स्टिग्मा, स्टाइल और, जवाब दो, स्टिग्मा, स्टाइल और, ठीक। इस ओवरी के अंदर मेल और फीमेल इंसेक्ट रहते हैं। ये मेल और फीमेल इंसेक्ट किसके हैं? प्रोन्यूबा मॉथ। ना सुनो, इधर उधर देखते रहो, एनसीईआरटी में लिखी है, सुनना पड़ेगा तुम्हें। ये मेल और फीमेल कौन है? फ्लावर की इंसेक्ट। कौन सा इंसेक्ट? प्रोन्यूबा। हमें नहीं मालूम यहां कहां पहुंचे, कैसे पहुंच गए, अभी पहुंचाएंगे कैसे पहुंचे, लेकिन याद रहे यहीं पर मेल और फीमेल रहते हैं और यहीं पर मेटिंग करते हैं। मेटिंग करने के बाद ये फ्रूट रप्चर होता है और यहां से मेल और फीमेल उड़ जाते हैं। मेल का क्या होता है आई डोंट नो, लेकिन फीमेल के पेट में अंडे हैं। कौन से अंडे? मुर्गी के। अरे ये मेल और फीमेल मॉथ हैं, मेटिंग की, मेटिंग करने के बाद फीमेल के पेट में अंडे हैं। किसके अंडे? खुद के अंडे हैं। अब जब इसके पेट में खुद के अंडे हैं तो अब इसे चिंता होती कि इन अंडों को छुपाऊं कहां। तो ये एक फ्रेश फ्लावर को विजिट करती है, फीमेल फ्रेश फ्लावर को विजिट करती है। ये रहा वो फ्रेश फ्लावर, और इस फ्रेश फ्लावर में अपने ओविपोजिटर के द्वारा, ओविपोजिटर इसका निडल शेप का होता है, एकदम निडल जैसा होता है, खुद फ्लावर में नहीं घुसती, अपना ओविपोजिटर घुसा करके यहां पर अपने सारे अंडे छोड़ देती है। जो ये फीमेल अपने अंडे को यहां पर छोड़ देती है, इसके बाद उड़ के बाहर आती है। जब ये उड़ के बाहर आती है वो सोचती मैंने अंडे तो यहां पर छोड़ दिए, लेकिन जब ये अंडे बनेंगे मौत तब खाएंगे क्या? तब वो क्या करती है कि इस फ्लावर में प्रेजेंट एंड्रूसियम से पॉलन ग्रेन इकट्ठा करती है और पॉलन ग्रेन इकट्ठा करके पॉलन बॉल बनाती है और पॉलन बॉल बना करके उसे प्रेस करती है कि वो नीचे चला जाए। ये फीमेल मॉथ कर रही है। कौन मॉथ? प्रोन्यूबा मॉथ। और जब ये इंश्योर हो जाती है कि पॉलिनेशन हो गया तब ये उड़ जाती है और कुछ दिनों बाद मर जाती है। मेल पहले मर गया, फीमेल भी मर गई, अब ये अंडे पड़े हुए हैं। इन अंडों की हैचिंग और पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का टाइम लगभग एक जैसा। पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद इस यक्का प्लांट के बनेंगे सीड। क्या बनेंगे? सीड। इन सीड पर ये अंडों से निकलने वाले मॉथ फीड करेंगे और इन्हीं में होंगे एक मेल और एक फीमेल। फिर क्या करेंगे? मेटिंग। क्या करेंगे? और मेटिंग करने के बाद फिर से उड़ेंगे। मेल उड़ जाएगा, फीमेल नए फ्लावर पे जाएगी, ओवी पोजीशन करेगी और अंडे छोड़ेगी। तो बोलते हैं यक्का प्लांट और प्रोन्यूबा मॉथ एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। अगर यक्का प्लांट ना होता तो कौन नहीं होता? क्योंकि उसके पास अंडे रखने की जगह है। और अगर प्रोन्यूबा मॉथ नहीं होता तो यक्का प्लांट का क्या नहीं होता? पॉलिनेशन। बोलो कौन? और जितने भी गांव के लोग हैं वो इस फल को जानते होंगे, गूलर। सुने हो? अंग्रेजी में इसे बोलते हैं फिग। क्या बोलते हैं? फिग। एक्चुअली फिग इसी की एक वैरायटी है। इस गूलर में एक कीड़ा रहता है। अगर किसी ने भी गूलर खाई है तो उसके अंदर से कीड़ा निकलता है। नाम बताओ? वेस्प। अगर वेस्प ना होता तो गूलर का कभी भी पॉलिनेशन नहीं होता। याद रहेगा? गूलर कितने लोग जानते हैं? और जो गूलर नहीं जानते वो जानते होंगे अंजीर। अंजीर कितने लोग जानते हैं? जंजीर नहीं, अंजीर। तो अंजीर और गूलर लगभग एक ही प्रकार के प्राणी हैं। तो इनका जो पॉलिनेशन है एक वेस्प के द्वारा होता है। और जितने लोगों ने गूलर खाई है वो जानते हैं जब वो गूलर खोलते हैं उससे क्या निकलता है? वेस्प। अगर वो वेस्प ना होता तो पॉलिनेशन नहीं। तो ये रहा फिग और वेस्प की कहानी। और ये रही
यक्का प्लांट और प्रोन्यूबा मॉथ की कहानी तुमने बहुत धैर्य से सुना है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। बताओ, अब अगर इतना बताओगे तो मैं आगे जरूर बढ़ूंगा। बताओ, पॉलिनेशन के एजेंट कितने प्रकार के? 2। ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। कितने प्रकार के? 2। एक कौन? एबायोटिक, एक बायोटिक, नॉन लिविंग, ये वाला एबायोटिक में कितने? 2। एक कौन? विंड और एक वाटर। यहाँ जूफिली है, यहाँ हाइड्रोफिली और एनिमोफिली है। विंड वाला एनिमोफिली, वाटर वाला हाइड्रोफिली, एनिमल वाला जूफिली। पक्का? अच्छा, विंड फिली के मतलब विंड वाले यानी एनिमोफिली के कितने पॉइंट? 6। 5 की 6 बता दोगे? बस इतना ही करते जाओ, मजा आ जाए। 6 पॉइंट याद है? पहला, पॉलन ग्रेन का नंबर एंड नॉन स्टिकी, फ्लावर ओपन होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए। बताओ, एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी फेदरी और स्टिकी होनी चाहिए। पक्का? ओव्यूल का नंबर कम से कम कितना? 1। पक्का? वाटर फिली वाला याद है? हाइड्रोफिली है, पानी में रहने वाले पौधे हैं। कॉमन की रेयर, 30 जीनस हैं। मोनोकॉट है, 3 प्रकार के पौधे हैं। डूब के रहने वाले, बेटा फ्लोट कर, फ्लोटिंग और इमर्ज। इमर्ज के 2 एग्जांपल हैं, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ। इंसेक्ट से और विंड से। पक्का? बाकी पानी से करेंगे। पानी से करने वालों का पॉलन ग्रेन का नंबर ज्यादा। रिबन शेप होना चाहिए, गीला होने से बचना चाहिए, म्यूसिलेजिनस शीत होनी चाहिए। नो सर, म्यूसिलेजिनस शीत होनी चाहिए। क्या ये वेटिंग से बचाएगा? बताओ, इन्हें कलर की जरूरत, फ्रेग्रेंस की जरूरत? क्या बायोटिक में कलर और फ्रेग्रेंस चाहिए विजिट करने के लिए, रिविजिट करने के लिए? बेटा रिवार्ड चाहिए। जनरली रिवार्ड क्या होंगे? पॉलन एंड नेक्टर। क्या ये हमेशा होंगे? कभी कभी बेटा सेफ प्लेस होगा। एमार्फोफेलस याद है? दुनिया का टॉलेस्ट प्लांट है। टॉलेस्ट प्लांट की फ्लावर क्या 6 फीट का है? इसमें लोग अंडे देते हैं और ओवी पोजीशन करने के दौरान पॉलिनेशन कर देते हैं। क्या यक्का प्लांट याद है? प्रोन्यूबा मॉथ याद है? फिग याद है? वेस्प याद है? और भाइयों बहनों, एक है लुटेरा, इट इज नोन एज पॉलन रॉबर। ये वो इंसेक्ट हैं जो पॉलन तो पूरा चट कर जाते हैं और पॉलिनेशन नहीं करते। यानी ये एक फ्लावर के जितने भी पॉलन ग्रेन होते हैं उनको सबको खा जाते हैं। और जब पूरे पॉलन खा जाते हैं तो बताओ पॉलिनेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। सो पॉलन रॉबर्स आर द इंसेक्ट which feed upon pollens but there is no pollination। pollen तो खा लिया लेकिन पॉलिनेशन नहीं किया, और ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं पॉलन रॉबर्स। तो ये आखिरी पॉइंट था जो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में आपको मालूम होना चाहिए। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में ऑलमोस्ट सारी चीजें आपने सही से सीखी। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको बिना पढ़ाए मैं जाने नहीं दूंगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। मुझे मालूम है तुम थक चुके होते, तुम्हें लगता 7:30 पे सर छोड़ दे, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। जल्दी और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको एक प्लांट बता रहा हूं, रिलैक्स हो जाओ बेटा, रिलैक्स एकदम, और मूड बनाओ कि अभी आधे घंटे बैठना। हाँ, अपने आप को इंफॉर्मेशन दो, ये छोड़ेगा नहीं, बदतमीज है। याद रखना, ये एक प्लांट है। इस प्लांट की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, पैदावार बहुत ज्यादा है। मान लो ये गेहूं का पौधा है, इसकी पैदावार बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया पैदावार होती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये डिसीज सेंसिटिव है। इसमें बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती हैं। इस प्लांट की खास बात है, अगर बीमारी ना लगे तो पैदावार बहुत है। ये प्लांट ए है, गेहूं का पौधा है। उसी समय मुझे दूसरा गेहूं का पौधा एक और मिला, ये वाइल्ड वैरायटी का पौधा है। इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है।
पर इसकी खास बात है कि इसमें डिसीज रेजिस्टेंट है, बीमारियां नहीं लगती इस पौधे को। यह प्लांट बी है। अब हमने क्या किया कि प्लांट ए का पॉलन ग्रेन उठाया, एंथर से पॉलन ग्रेन उठाया और प्लांट बी की स्टिग्मा पे जाकर के डिपॉजिट कर दिया। और प्लांट ए का पॉलन ग्रेन से प्लांट बी की स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद हुआ पॉलिनेशन, और इस पॉलिनेशन से सीड बने, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बने, और उन सीड को मैंने ग्रो कराया। और जब मैं सीड को ग्रो कराया तो मैंने देखा क्या कि मुझे एक प्लांट मिला सी, और इस सी प्लांट में भाई साहब प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है और ये डिसीज रेजिस्टेंट भी है। हमने कहा कमाल हो गया, ये जो प्लांट है इस प्लांट में दोनों डिजायर्ड कैरेक्टर है। मेरे साथ बोलो, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होना, डिजायर्ड की अनडिजायर्ड? नींद आ रही है? डिजायर्ड की अनडिजायर्ड? और डिसीज होना, और बताओ प्रोडक्टिविटी कम होना और डिसीज रेजिस्टेंट होना, डिजायर्ड। पक्का? अब हमने क्या किया कि इन दोनों पौधों की करा दी क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस ब्रीडिंग। जवाब चाहिए सब लोगों से, क्या करा दी? बताओ, ऑटोगैमी कराई, गीटनोगैमी कराई कि जीनोगैमी? जीनोगैमी। और जीनोगैमी कराने के बाद एक पौधा मिला जिसका नाम रखा हाइब्रिड। बोलो क्या नाम है? और इस हाइब्रिड में एक डिजायर्ड कैरेक्टर की दोनों। मान लो ये मेल है तो ये हुए इसके लिए पापा और ये क्या हुई? मम्मी। तो बताओ इस पौधे के लिए पापा और मम्मी दोनों के अनडिजायर्ड कैरेक्टर है कि डिजायर्ड? डिजायर्ड। और ऐसे पौधे का नाम हाइब्रिड। बोलो क्या नाम है? हाइब्रिड। अभी भी नहीं आया? बताओ ये मेल पौधा था? कैसे मालूम? इससे तुमने क्या लिया? पॉलन ग्रेन। फिर से बोलो, क्या ये फीमेल पौधा था? क्या इसकी स्टिग्मा यूज की? मेल और फीमेल का क्रॉस ब्रीडिंग कराया और बेटा एक पौधा बनाया। उस पौधे की प्रोडक्टिविटी ज्यादा और डिसीज रेजिस्टेंट भी ज्यादा। बताओ इसमें दोनों मम्मी पापा दोनों के कैरेक्टर हैं? जवाब चाहिए। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज हाइब्रिड, सर हम तो डेफिनेशन बना नहीं पाएंगे। हिंदी में बनाओ, अंग्रेजी में बनाओ, उर्दू में बनाओ, भोजपुरी में बनाओ, कैसे भी बनाओ, इसकी डेफिनेशन बनाओ। हाइब्रिड इज अ प्रोडक्ट। हाइब्रिड इज अ ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ बिटवीन टू प्लांट विथ डिजायर्ड कैरेक्टर। नहीं आया? आया? चलो भोजपुरी में ट्राई करते हैं। हाइब्रिड बा मर्दे ऊ प्लांट बा जा में दोनों मम्मी पापा का अच्छे वाले कैरेक्टर। सही है? पूरी भोजपुरी नहीं है? अच्छा हिंदी में बनाते हैं। हाइब्रिड बेटा वो पौधा है जिसमें मम्मी और पापा के अच्छे अच्छे कैरेक्टर आए कि खराब खराब? और अब बायोलॉजिकल वाली डेफिनेशन होनी चाहिए जो सबको आनी चाहिए। हाइब्रिड इज अ प्रोडक्ट। हाइब्रिड इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू प्लांट विथ डिजायर्ड की अनडिजायर्ड? डिजायर्ड। और भाइयों बहनों अब काम करना है तुम्हें। बताइए ये अगर पापा हैं तो बताओ पापा से बच्चा अच्छा कि खराब? और मम्मा से अच्छा कि खराब? बताओ पापा से किस बात में अच्छा? प्रोडक्टिविटी तो पापा के बराबर, पापा के बराबर प्रोडक्टिविटी है, लेकिन पापा कैसे हैं? डिसीज सेंसिटिव। और ये पक्का? अच्छा तो मम्मी से अच्छा है किस बात में? मम्मी जैसा डिसीज रेजिस्टेंट है लेकिन मम्मी की प्रोडक्टिविटी कम, इसकी ज्यादा। पक्का? अब याद रखना हाइब्रिड हमेशा अपने पेरेंट से सुपीरियर होता है। दिस कंडीशन इज नोन एज हाइब्रिड सुपीरियरिटी। हाइब्रिड सुपीरियरिटी।
इट इज ऑल्सो नोन एज हेट्रोसिस। अब मैं पूछूंगा व्हाट इज हाइब्रिड सुपीरियोरिटी, बताओगे नहीं? इट इज द सुपीरियोरिटी ऑफ द हाइब्रिड अपॉन आइदर ऑफ द पेरेंट। दोनों ही पेरेंट के ऊपर ये प्लांट इंफीरियर की सुपीरियर? सुपीरियर। दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड विगर। बड़ी दूर से तुम्हें मैं ढो के लाया हूं इस टॉपिक के लिए, इसलिए निराश मत करना। मैं चाहे 10 बार इसको पूछ लूं तो मुझे बता दो, लेकिन जब निराश कर दोगे तो मामला बिगड़ जाएगा और मुझे लगेगा इतना टाइम वेस्ट गया। और ये टॉपिक एनसीईआरटी में ऐसे दिया भी नहीं है, मैं केवल अभी भूमिका तैयार कर रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ जाए। नाउ व्हाट इज हाइब्रिड? बोलना सीखो बस। इट इज अ प्रोडक्ट। काहे का प्रोडक्ट? क्रॉस ब्रीडिंग between two plants with desired character. Hybrid is always inferior or superior? Superior upon either of the plant. और बोलते हैं अगर हाइब्रिड सुपीरियर है तो ये सुपीरियर ही बना रहेगा तब तक जब तक इसकी सेल्फ ब्रीडिंग ना हो जाए। सेल्फ ब्रीडिंग ना हो जाए, सेल्फ ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग ना हो जाए। अब मरे आधे से ज्यादा लोग, यहीं पर जाके मरे। सर अब फिर से बताइए क्या? जैसे जैसे सेल्फ ब्रीडिंग होने लगती है, क्या होने लगती है? फिर से बोलो। हाइब्रिड कैरेक्टर लॉस होने लगते हैं। हाइब्रिड कैरेक्टर गेन होते हैं कि लॉस होते हैं? हाइब्रिड कैरेक्टर लॉस होने लगते हैं और बंदा हाइब्रिड से बनने लगता है प्योर ब्रीड। बोलो क्या? प्योर ब्रीड की हाइब्रिड? प्योर ब्रीड। आई एम सॉरी, कोई धार्मिक बात नहीं है, किसी को दिल से मत लगाना और ना कभी लड़ाई झगड़ा करना। धर्म के मामले में तो कभी नहीं। मुझे केवल एग्जाम्पल देते वक्त एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, इसलिए दे रहा हूं। जैसे मैंने टीनिया सोलियम के बारे में दिया था कि मुस्लिम्स को टीनिया सोलियम नहीं हो सकता क्योंकि वो सुअर का मांस नहीं खाते। ठीक वैसे ही मुस्लिम्स दे क्लेम दे आर द प्योर ब्रीड। प्योर ब्रीड कहने का कारण उनका साइंटिफिक है, जस्ट बिकॉज उनकी मैरिजेस ज्यादातर समय पे, अभी तो नहीं होती, ज्यादातर समय पर कैसी होती थी बेटा? फैमिलीज में। और फैमिलीज में ब्रीडिंग करना, इट इज समथिंग लाइक इन ब्रीडिंग और सेल्फ ब्रीडिंग, एंड सेल्फ ब्रीडिंग क्रिएट प्योर ब्रीड। क्या क्रिएट करता है? प्योर ब्रीड। क्यों? आपके कौन से कैरेक्टर लॉस होने लगते हैं? हाइब्रिड। सो यू लॉस योर हाइब्रिड कैरेक्टर्स और यू बिकम प्योर ब्रीड। और अगर आप हाइब्रिड कैरेक्टर लॉस करने लगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने की कम होने लगी, डिसीज रेजिस्टेंस बढ़ने लगे, कम होने लगा, कम। इसका मतलब है हाइब्रिड कैरेक्टर का लॉस हो जाना, दिस इज नोन एज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। बोलो क्या नाम है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब कुछ लोग बेटा कहेंगे सर इतना गुचर पचर हो गया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझा दूंगा, दोबारा लिख दूंगा, मुझे जवाब चाहिए। व्हाट इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन? इट इज अ लॉस ऑफ, मेरे साथ बोलो, लॉस ऑफ ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस सेल्फ ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग। नहीं आया? तो बताओ, कॉन्टिन्यूअस सेल्फ ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग करते रहो करते रहो करते रहो, तो बताओ क्या लॉस हो जाएगा? हाइब्रिड कैरेक्टर गेन रहेगा कि लॉस होगा? एंड दैट इज नोन एज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। एनिमल के लिए डिजायर्ड कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन प्लांट के लिए डिजायर्ड की अनडिजायर्ड? अनडिजायर्ड। तो बताओ हाइब्रिड कैरेक्टर लॉस होना चाहिए कि नहीं? इसका मतलब इन ब्रीडिंग करना चाहिए कि नहीं? इसका मतलब इन ब्रीडिंग नहीं करना चाहिए तो क्या आउट ब्रीडिंग करना चाहिए? यस सर। और अब अगर अपना चैप्टर देखोगे तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या? यानी ये वो मैकेनिज्म है जो क्या रोकेंगी? जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, मैं जाने नहीं दूंगा। बड़ी मुश्किल से यहां तक लेके आया हूं मैं। इस टॉपिक को दोबारा लिखना है तुम्हें, एक बार लिख लिया, अब मुझे बताओ
अब मैं दोबारा तुम लोगों के सहारे लिख रहा हूं, मैं भूल गया, मुझे बीमारी है, मैंने बताया नहीं आपको। मैं हर 15 मिनट के बाद कि मैंने क्या पढ़ाया, गजनी आइला मैंने क्या पढ़ाया, क्या मैंने ए प्लांट पढ़ाया था? हाँ कुछ याद आ रहा है। क्या मैंने बी प्लांट पढ़ाया था? वाह मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या ए प्लांट बी वीट का था? क्या अरे क्या बी प्लांट बी वीट का था? बस बस। क्या इसमें एक पॉजिटिव बात थी, एक निगेटिव बात थी? क्या इसमें एक पॉजिटिव बात थी? बस चिल्लाओ मत। ये कैसे निगेटिव बात थी? इसकी पॉजिटिव बात थी प्रोडक्टिविटी, पी फॉर। क्या इसको डिसीज लगती थी? अच्छा, इसकी पॉजिटिव बात थी डिसीज रेजिस्टेंट, पक्का? इसकी प्रोडक्टिविटी कम थी? वाह मेरे बच्चे, क्या मैंने इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करा दी? मतलब क्रॉस बनवा दिया? क्रॉस नहीं बनवाया। क्या इनका पॉलिनेशन कराया? ऑटोगैमी, गीटनोगैमी, क्या जीनोगैमी कराया? एक पौधा तैयार किया जिसमें दोनों प्लस बातें हैं, प्रोडक्टिविटी ज्यादा और डिसीज रेजिस्टेंट भी ज्यादा। क्या ये भैया हाइब्रिड हैं? और हाइब्रिड भैया सुपीरियर है कि इंफीरियर? और क्या इसे हाइब्रिड सुपीरियरिटी बोलेंगे? वाह मेरे बच्चे, मजा आ गई। और हाइब्रिड सुपीरियरिटी गेन रहेगी कि लॉस हो जाएगी? क्या ये लॉस हो जाएगी? कब? कॉन्टिन्यूअस सेल्फ ब्रीडिंग। कॉन्टिन्यूअस सेल्फ ब्रीडिंग करेंगे तो लॉस हो जाएगी। क्या इसी को इन ब्रीडिंग बोलेंगे? और क्या इन ब्रीडिंग के दौरान सुपीरियरिटी का लॉस होना बेटा डिप्रेशन है? नाम बताओ। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग। और बताओ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन गंदी बात कि अच्छी बात? गंदी बात। होनी चाहिए कि नहीं? तो इन ब्रीडिंग होनी चाहिए कि नहीं? और अगर नहीं होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए? आउट ब्रीडिंग। तो देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म, देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म, कोई ना कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए जो किसको खत्म करे और किसको सपोर्ट करे? आउट ब्रीडिंग। दीज आर नोन एज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। बैग उठाओ तुम। एक कल एसी सही करवाओ यार। 1:30 बजे आएगा। हैं? 1:30 बजे आने का। अब ध्यान से सुनो, बहुत मजेदार टॉपिक पढ़ रहे हो, इसलिए इसमें कोई डर वाली बात नहीं कि सर बोर हो रहे हैं और सर अब मुश्किल हो गया। अब मुझे इन ब्रीडिंग रोकनी है, आउट ब्रीडिंग हटानी है। और इनके ब्रीडिंग करने के तरीके हैं पॉलिनेशन। क्या है? और भाइयों बहनों, ऑटोगैमी इज अ पॉलिनेशन। पता नहीं सर, मार मार के सही कर दूंगा, सही जवाब दो। ऑटोगैमी पॉलिनेशन है? गीटनोगैमी पॉलिनेशन है? और आपको मैंने ऑटोगैमी और गीटनोगैमी एक ही प्लांट में बताया है, और एक ही प्लांट में बताया है, तो ये ऑटोगैमी और गीटनोगैमी दोनों सेल्फ हैं। और अगर ये सेल्फ ब्रीडिंग है भाइयों बहनों, तो क्या ये इन ब्रीडिंग है? इसका मतलब मुझे ऐसी मैकेनिज्म लानी है जो क्या रोक दे? ऑटोगैमी और गीटनोगैमी। पक्का? और मुझे ऐसी मैकेनिज्म लानी है जो क्या चालू कर दे? ऑटोगैमी, गीटनोगैमी की जीनोगैमी? तो बताओ जीनोगैमी इज इन ब्रीडिंग की आउट ब्रीडिंग? वाह मेरे बच्चे, मजा आ गई। जीनोगैमी इज ऑटोगैमी, गीटनोगैमी इज इन ब्रीडिंग। नाउ व्हाट इज इन ब्रीडिंग डिवाइस? जवाब चाहिए। दीज आर द मैकेनिज्म, दीज आर द विच सपोर्ट जीनोगैमी, विच प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड गीटनोगैमी। नहीं आया? बताओ व्हाट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस? मजा नहीं आया मुझे।
What are the outbreeding devices? These are the mechanisms which prevent autogamy and geitonogamy and support xenogamy. नहीं आया? क्या रोकना है? और geitonogamy, क्योंकि ये सेल्फ है कि क्रॉस है? सेल्फ। मैंने पढ़ाया था कल, इसीलिए अभी याद कर लो कौन कौन सेल्फ, कौन कौन क्रॉस, क्योंकि अभी याद नहीं किया तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस नहीं है। बताओ, ऑटोगैमी, गीटनोगैमी, जीनोगैमी, हाँ? तो सेल्फ ब्रीडिंग रोकनी है कि बेटा सपोर्ट करनी है? रोकनी है। सेल्फ पॉलिनेशन रोकना है, क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ाना है। तो दीज आर द मैकेनिज्म विच प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड गीटोगैमी एंड विच सपोर्ट जीनोगैमी। और इसी दिन के लिए मैंने पढ़ाया था कि ऑटोगैमी को सपोर्ट करने वाले क्या क्या पॉइंट है। खड़ी हो जाओ। ऑटोगैमी को सपोर्ट करने वाले पॉइंट क्या थे? हाँ, फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तो क्या होगा? ऑटोगैमी। और हमें ऑटोगैमी करानी है। इसका मतलब फ्लावर को बाइसेक्सुअल, फ्लावर बाइसेक्सुअल ना हो, ये क्या है? भाई 5 मिनट रुक जाओ, तुम खुद ही घर से पढ़ के आओगे, मुझे बताओगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है। जल्दबाजी मत करो, कल मैं लिखाई दूंगा, आज दिमाग भरो। ऑटोगैमी रोकनी है, गीटनोगैमी, जीनोगैमी। तो ऑटोगैमी जो जो बातों से हो रही है उन बातों को सपोर्ट करना कि रोकना है? ऑटोगैमी बाइसेक्सुअल फ्लावर में होती थी, फ्लावर को बाइसेक्सुअल करना है कि नहीं? नहीं करना। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज नहीं आया? दूसरा, एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी लाइज क्लोज टू ईच अदर। पास पास हुए तो क्या हो जाएगी? तो पास पास रखना कि दूर दूर? दूर दूर रखना इज आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा, एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाइज क्लोज की डिस्टेंस, डिस्टेंस रखना है। और तीसरा पॉइंट था पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मस्ट बी सिंक्रोनस था। अगर सिंक्रोनस हो गई तो क्या होगा? तो सिंक्रोनस करना है कि नहीं? तो पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मस्ट बी सिंक्रोनस की नॉन सिंक्रोनस? नॉन सिंक्रोनस। नहीं आया? आया कि नहीं आया? इसका मतलब दोनों की मैच्योरिटी साथ साथ की अलग अलग। क्या प्रोटेंड्रस हो सकता है? एंड्रूसियम पहले, गाइनीसियम बाद में। कंडीशन, क्या प्रोटेंड्रस होना आउटब्रीडिंग डिवाइस है? क्या प्रोटोगाइनस होना आउटब्रीडिंग डिवाइस है? यस सर। बहुत अवेयर होके बैठो। गुड, शाबाश। क्लास में मजा तब आएगा जब तुम अपना एफर्ट 100% मेरे साथ रखो, फिर ये क्लासेस कभी भी बोरिंग नहीं होंगी। मैं जानता हूं मनोरंजन से ज्यादा मनोरंजन तब आता है जब आपको सब्जेक्ट आ रहा हो। जिस दिन आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है उस दिन पढ़ने में टाइम पता नहीं चलता, और जिस दिन सब्जेक्ट में आप सफर कर रहे होते हो उस दिन आपको एक एक सेकंड गुजारना मुश्किल होता है, कब छोड़ेंगे कब छोड़ेंगे। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि घर से आओ तो पुराना रिवाइज करके आओ। मैं हमेशा रिलेट करके पढ़ाता हूं। आज बोर्ड में कुछ नहीं है और कल मैं यहीं से शुरू करूंगा। मुझे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन चाहिए। व्हाट आर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? दीज आर द मैकेनिज्म विच प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड गीटोगैमी एंड सपोर्ट जीनोगैमी होगा। व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन याद है? लॉस ऑफ हाइब्रिड सुपीरियरिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस सेल्फ ब्रीडिंग। पक्का? तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं और कल आकर के पढ़ाई करो। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।